हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का 6 नंबर टॉपिक में एक्सरसाइज पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप को देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। क्या आप जानते हैं, पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास के भूमि से उठी होती है। 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर एक खड़ी ढाल वाली पहाड़ी के पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताओ। 8848 मीटर का था एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ये है पर्वत श्रृंखला, ये है पर्वत, ये है पठार, ये छोटा सा है झील, ये है सहायक नदी, ये भी है नदी, ये है वितरिका, डेल्टा, नदी मुहाना, प्रायद्वीप, स्थलीय तट, मैदान, पहाड़ी, यह है जलसंधि द्वीप, यह है समुद्र। इसमें टोटल कुछ विभिन्न स्थल रूप को दिखाया गया है। दूसरी या ब्रह्म प्रक्रिया स्थल को लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने का अपर्दन कहते हैं। पृथ्वी का सतह जो है ना, जो घिस जाता है या टूट जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। यह दो प्रक्रियाएं बढ़ते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। आओ कुछ करके सीखें। पर्वत बनाना। आपको बहुत मात्रा में कागज चाहिए। कागजों को मेज पर रखिए। कागज को अपने हाथों से दोनों तरफ दबाइए। कागज में मोड़ पड़ जाएंगे तथा वह एक चोटी की तरह ऊपर की ओर उठ जाएंगे। इस प्रकार हम अपने पर्वत बना लिया। अब पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत जो है पृथ्वी सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र बहुत ऊंचा होता है। यह आसपास के क्षेत्र बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। बहुत सारे पहाड़ जो है, जो जहाँ तक बादल रहता है उससे ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाले बर्फ की नदियां होती है। कुछ नदियां होती है उन्हें हिमानी कहा जाता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमा रहने के कारण उसे हम क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो कि समुद्र के भीतर है तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ धरातल
खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की काफ़ी होती है। कृषि योग्य भूमि की कमी होती है, काफ़ी नहीं कमी होती है। अगर कठोर धरातल वाली पहाड़ी क्षेत्र होगा तो वहाँ पे तो भूमि योग्य कृषि योग्य भूमि कम ही होगा। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहते हैं। पर्वत भी एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहते हैं। इसको भी देख लेते हैं। ये भूपट्टी हो गया, ये वलित पर्वत हो गया। श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जैसे कि यहाँ से पूछ दे कि ये हिमालय, आल्प्स और एंडीज, तो हिमालय कहाँ पाया जाता है? एशिया में। आल्प्स कहाँ पाया जाता है? यूरोप में। और एंडीज कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में। ये तीनों पूछता है ये प्रश्न में कि हिमालय कहाँ है, आल्प्स कहाँ है, एंडीज कहाँ है। तो हिमालय हो जाएगा एशिया महाद्वीप में, आल्प्स हो जाएगा यूरोप महाद्वीप में, और एंडीज हो जाएगा दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में। चित्र 5.1 में पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में विभिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? तो वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है। हिमालय, आल्प्स वलित पर्वत है। अगर पूछ दे हिमालय और आल्प्स कौन सा पर्वत है? तो वलित पर्वत है। जिनकी सतह उबड़ खाबड़, जो सतह होता है जमीन, उसकी जमीन उबड़ खाबड़ होता है, जो वलित पर्वत में है। शिखर शंकुआ आकार होता है। शिखर जो होता है शंकुआ आकार होता है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई कम है। यह बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठते हुए खंड को उत्खंड हौस्ट तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश ग्रोबन कहा जाता है। एक बार इसको फिर से देखते हैं। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड मतलब हौस्ट तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश मतलब ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप के राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत श्रृंखला पर्वत तंत्र का उदाहरण है। यूरोप के राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरण का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। ज्वालामुखी जो पर्वत होता है ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान के फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत का उदाहरण है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जो है बहुत लाभदायक होते हैं। बहुत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियां का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल के लोगों तक पहुंचाया जाता है। लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल के उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए भी उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं।
वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, बहुत सारा खेल जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ यह खेल खेले जाते हैं? थोड़ा सा ऊपर रह गया है, इसको देख लेते हैं। ये भ्रंशोत पर्वत है, ये उत्खंड भ्रंश, द्रोणिका भ्रंश। ये पहाड़ ऐसे की ओर आता है, घिसने के कारण ऐसे हो जाता है, फिर ये बीच में, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे। अभी पहले यही ना देख रहे थे कि यहाँ कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। उसके बाद ये ज्वालामुखी पर्वत है, इधर से ही ऊपर की ओर ज्वालामुखी निकलता है यहीं से। और उसके बाद ये कि अत्यधिक दाब के मैग्ना का निर्माण, ज़्यादा दाब पड़ने से मैग्ना का निर्माण कैसे होता है? तो ये दाब क्षेत्र धीरे धीरे ये ज्वालामुखी राख, भाप और गर्म घने के रूप में निकल जाता है। लावा बम, ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा के परतों को जमाने के लिए होता है। लावा बम, किनारों से निकली पिघली चट्टानें लावा कहलाती है। लावा किसे कहते हैं? किनारों से निकली पिघली चट्टानों को लावा कहलाती है। और ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा को परतों के जमने से होता है। इस खेल का नाम बताओ। और ये पठार है। अब पठार के बारे में देखेंगे। पठार उठी हुई एक सपाट भूमि होता है। पठार जो है एक उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या और तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार 5.1, तिब्बत का पठार चित्र 5.1 में विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। कितना है? सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4000 से 6000 मीटर तक। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिज की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का पठार जो है हीरों खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात कर्नाटक में जोग जलप्रपात पर स्थित है।
इस प्रकार के जलप्रपातों का उदाहरण है लावा पठार। काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कौन सा? तो लावा पठार में जो काली मिट्टी होता है ना, वो ज़मीन खेती करने के लिए उपजाऊ होता है और खेती करने के लिए काफ़ी अच्छी होता है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यही है पठार। मैदान के बारे में थोड़ा सा अब देखते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। मैदान जो है समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। ये 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियों पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर बहती है। नदियाँ जो है पर्वतों के ढाल के नीचे बहती है तथा उनकी अपरदित कर देती है तथा उन्हें अपरदित कर देती है। वे अपरदित पदार्थ को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाला पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सील्ट को वो घाटियों के निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए यह मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। सामान्य मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए यह मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान तथा चीन के यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ के जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए भी समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब स्थल रूप एवं लोग देखते हैं। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। स्थल रूप एवं लोग विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार का जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। जो पर्वतीय क्षेत्र वाला जीवन होता है वो कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल है। मैदानों में फसलें, एक मैदान का चित्र है जिसपे कुछ किसान का काम हो रहा है खेती के लिए। खेती का उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीके में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके
जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थलों का उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण करना, भूमि पर मकान का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी तरह से करते, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। थोड़ा सा फिगर वगैरह सब देख लेते हैं। चित्र है 6.7। ये रस्सी से बना हुआ पुल अरुणाचल प्रदेश में है। रस्सी से बना हुआ पुल कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये एक प्रदूषित नदी है, जो कि नदी में देख रहे हैं कितना कूड़ा कचरा, लकड़ी, जंगल झाड़ सब फेंका हुआ है। कूड़ा सब ये प्रदूषित हो रहा है। चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3, ये 4 क्या क्या है इसको देखते हैं। चित्र संख्या 1 to 10 को ध्यान से देखिए और प्रत्येक के लिए एक एक वाक्य लिखिए। अच्छा ये देखना है इसमें क्या है। इसमें बहुत मरुस्थल टाइप का है, ऊँट से चला जा रहा है। इसमें ये बोटिंग का हो रहा है गेम शायद, और ये समुद्री है, ये वन है। इसके बारे में देखते हैं और क्या क्या है। ये 5 नंबर है, जहाँ पे निवास करते हैं। ये खेती हो रहा है, बहुत सारा है। अब इसके बाद ये खत्म हो गया। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका देख लेते हैं 2 नंबर से। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं कैसे? पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं कैसे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क, ऊंचाई से। 2 नंबर, हिमानी कहाँ पाई जाती है? 2 का हो जाएगा क नंबर, पर्वतों में। 3 नंबर, दक्कन पठार कहाँ स्थित है? दक्कन पठार कहाँ स्थित है? ये ग नंबर हो जाएगा, भारत में। 4th नंबर, यांगत्से नदी कहाँ बनती है? यांगत्से नदी कहाँ बनती है? तो ये हो जाएगा, यांगत्से नदी कहाँ पढ़े थे हम लोग? ग नंबर में, चीन में। यूरोप का एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये तो आल्प्स पढ़े थे, 5 नंबर। चलिए ठीक वह हो गया। अब फिल इन द ब्लैंक को थोड़ा सा देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भर लेते हैं, खाली स्थानों को भरें। 1 नंबर, समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को हम लोग मैदान कहते हैं, मैदान कहते हैं। 2 नंबर, हिमालय एवं आल्प्स डेस पर्वतों का उदाहरण है? युवा वलित का, पढ़े भी थे, युवा वलित का। 3 नंबर, डैश क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता होती है? डैश खनिज में, डैश क्षेत्र में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो खनिज की प्रचुरता होती है?
तो 3 का हो जाएगा पठार। पठार क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता होती है। 4th नंबर, डैश पर्वतों का एक क्रम है। तो वो श्रृंखला था, तो बताए ही थे, श्रृंखला। 5 नंबर, डैश क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। कौन सा क्षेत्र? मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र। अब ये खत्म हो गया एक्सरसाइज 6 था ये। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, ये एक्सरसाइज 6 था ज्योग्राफी क्लास 6 का, जो कि पूरा हम लोग कंप्लीट कर लिए। कुछ इम्पोर्टेंट भी अंडरलाइन कर लिए हैं। इसको 1 से 2 बार रिपीट करने पे सारा कुछ समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।